आज हम तापमान चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर में हम बेसिक कई सारी फैक्चुअल चीज़ें टेम्परेचर से रिलेटेड, जैसे सबसे ज़्यादा उच्च तापमान कहाँ पाया जाता है, निम्न तापमान कहाँ पाया जाता है, और तापमान जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर को, इन सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। बट टेम्परेचर के बारे में हम समझें उससे पहले कुछ एक बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वही चीज़ हम पहले डिस्कस करते हैं। तो तापमान से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है इंसोलेशन या सूर्यतप। अब ये इंसोलेशन या सूर्यतप होता क्या है? इसका मतलब ये है कि सूर्य से पृथ्वी की तरफ जो सौर विकिरण आती है उसी को सूर्यतप कहते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी, और पृथ्वी पर सूर्य से जो सौर विकिरण प्राप्त हो रही है पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में, एटमॉस्फेयर है अर्थ का, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं वो होती है इंसोलेशन या इनकमिंग सोलर रेडिएशन, या इसे सूर्यतप कहते हैं। तो पृथ्वी की तरफ आने वाली, पृथ्वी में पहुंचने वाली जो सौर विकिरण है या पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाली सौर विकिरण, उसे कहते हैं सूर्यतप। अब ये सूर्यतप जो है ये एक ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। ये ऊष्मा, हीट जो है, ये एनर्जी, ये एटमॉस्फेयर में रिसीव होती है और एटमॉस्फेयर के माध्यम से फिर हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो अगर हम देखें सूर्यतप की एक निश्चित मात्रा या फिर सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की एक फिक्स्ड अमाउंट, औसत स्तर पे, एवरेज बेसिस पर एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर के बाहरी जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर की है, वहाँ पर सौर ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा औसत स्तर पे, एवरेज बेसिस पे प्राप्त होती है। और ये जो आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर की, या बाहरी सीमा जो है हमारे वायुमंडल की, आउटर रीजन या आउटर लेयर, इस बाहरी सीमा वाले क्षेत्र में जो ये सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है इसका एक फिक्स्ड अमाउंट प्राप्त होता है पर स्क्वायर सेंटीमीटर। पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है कुछ कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। अब वो कितना कैलोरी प्राप्त होती है तो वो देखिए, पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट कुछ कैलोरीज प्राप्त होती हैं। अब वो कैलोरीज की मात्रा कितनी है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहरी भाग में या बाहरी सीमा में, आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, वहाँ पर एक एवरेज बेसिस पर 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट रिसीव होती है। ये हम एवरेज बता रहे हैं, औसत। हालांकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस जब कम होता है तब ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है, और जब ज़्यादा डिस्टेंस होता है तब कम सोलर एनर्जी रिसीव होती है। सौर ऊर्जा की मात्रा घटती बढ़ती रहती है वैसे, पर एवरेज बेसिस पे यदि देखा जाए तो इतनी कैलोरीज जो है सोलर एनर्जी की वो रिसीव होती हैं। कहाँ पर रिसीव होती हैं? अर्थ पर नहीं, पृथ्वी की सतह की बात नहीं कर रही। कहाँ रिसीव होते हैं? बाहरी सीमा पर, एटमॉस्फेयर की आउटर बाउंड्री पर। और ये जो फिक्स्ड रेट है इसे कहा जाता है सौर स्थिरांक या सोलर कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रहती है, ये एक एवरेज बेसिस पर सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है। और क्योंकि ये 1.94 है इसीलिए इसको राउंड फिगर में 2 कैलोरीज भी कह दिया जाता है। तो या तो 2 कैलोरीज याद रखिए या 1.94 के आसपास याद रखिए। अब कई जगह, कई सारी वेबसाइट्स पर, कई सारी बुक्स में, कई सारे चैप्टर्स में अलग अलग दिया हुआ है। 1.94 की जगह कहीं पर 1.96 दे रखा है, कहीं पर 1.98 दे रखा है। तो कुल मिलाकर आपको याद इतना रखना है कि 1.9 है, 2 के आसपास है, और एनसीईआरटी में जो डेटा दे रखा है वही हमारे लिए अभी फॉर टाइम बिंग हम उसे करेक्ट मानेंगे। तो एनसीईआरटी जो है सीबीएसई वाली, उसमें ये दे रखा है 1.94, तो आपको 1.94 कैलोरीज ही याद रखना है। तो ये होता है सौर स्थिरांक। तो 2 चीजें यहाँ पर आपने देखी, सूर्यतप किसको कहते हैं या इंसोलेशन, और सोलर कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो वही चीज जो है अब देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सौर विकिरण को सूर्यतप कहते हैं। और एक औसत स्तर पर सौर ऊर्जा जो बाहरी सीमा तक प्राप्त होती है या बाहरी सीमा तक पहुंचती है वायुमंडल के, उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। और ये फिक्स जो रेट है ये कितनी है? 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये हो गया इंसोलेशन। अब देखिए, सूर्य से जो सौर विकिरण आ रही है, सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, जो सौर ऊर्जा को लेकर आ रही है, सोलर एनर्जी को लेकर आ रही है, ये जो सोलर रेडिएशन है
ये किस फॉर्म में पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो वो भी जानना जरूरी है। तो सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, जब पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल की ओर गति करती है तो ये सौर विकिरण जो है ये लघु तरंग विकिरण है, मतलब शॉर्ट वेव रेडिएशन है। शॉर्ट वेव कैसे हुई? अगर आप देखेंगे सोलर रेडिएशन में ये जो वेवलेंथ होती है ये काफी छोटी होती है या कम होती है, तो वेवलेंथ शॉर्ट है, इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। वेव रेडिएशन, या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं लघु तरंग विकिरण। सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण है, सोलर रेडिएशंस हैं, वो किस तरह की रेडिएशन है? शॉर्ट वेव रेडिएशन है। ये शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं और एटमॉस्फेयर से होते हुए वायुमंडल को पार करते हुए ये रेडिएशंस जो हैं ये पृथ्वी तक पहुंचती हैं, ये अर्थ तक पहुंची। और पृथ्वी जो है कुछ मात्रा में तो इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस से परावर्तित कर देती है, और कुछ मात्रा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये ऑब्जर्व होती है या फिर अवशोषित होती है। अर्थ ऑब्जर्व सम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, और जो पृथ्वी अवशोषित करती है उस ऊष्मा को, उस हीट को लेकर अर्थ का सरफेस जो है, सतह, वो गर्म हो जाती है। और गर्म सतह से या गर्म पृथ्वी से, जैसे हीटेड ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी गर्म पदार्थ या कोई भी गर्म वस्तु, उस वस्तु से रेडिएशंस निकलती हैं। तो उसी तरह से पृथ्वी जो है ये गर्म हो जाती है और गर्म पृथ्वी से निकलती हैं विकिरण या रेडिएशन। और पृथ्वी से जो रेडिएशन निकलती हैं वो इस सोलर रेडिएशन से थोड़ी अलग होती है, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, इस तरह की रेडिएशन, जिसमें अगर आप वेवलेंथ देखेंगे, वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य जो है वो अधिक होती है। तो इसीलिए ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं जो पृथ्वी से निकल रही हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन, या फिर इनको कह सकते हैं दीर्घ तरंग विकिरण। तरंग विकिरण, तो पृथ्वी से निकलने वाली जो विकिरण है जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण कहते हैं, ये पार्थिव विकिरण किस तरह की है? लॉन्ग वेव रेडिएशन है। और हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, वो सीधे सोलर रेडिएशन से या सौर विकिरण जो है उससे इतना गर्म नहीं होता है जितना पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण या हीट से एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो अब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर गर्म होता है, वायुमंडल, तो इसीलिए टेम्परेचर को समझने के लिए इन दोनों रेडिएशंस को समझना जरूरी था। तो अब देखिए जो अभी हमने समझा वही यहाँ पर लिखा है और वही यहाँ पर डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा। ये सोलर रेडिएशंस है, सूर्य से आने वाली सौर विकिरण जो लघु तरंग है, शॉर्ट वेव रेडिएशंस है, और कुछ मात्रा में ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब परावर्तित हो जाती हैं सतह तक पहुंचने के बाद, और कुछ मात्रा में सतह उनको अवशोषित करती है, ऑब्जर्व करती है। और ऑब्जर्प्शन के बाद सतह से जो निकलती है विकिरण या रेडिएशन वो क्या होती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन। और वायुमंडल मुख्यतः किससे गर्म होता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन से गर्म नहीं होता है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर मोस्टली जो गर्म होता है वो पृथ्वी से निकलने वाली जो विकिरण है उससे गर्म होता है, मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन से एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट, अल्बिडो। अब ये अल्बिडो का कॉन्सेप्ट क्या है? तो सूर्य से पृथ्वी की सतह तक जो सौर ऊर्जा या सोलर रेडिएशंस प्राप्त हो रही हैं, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, ये सौर विकिरण किसी भी सतह पर जब प्राप्त होती है या गिरती है तो पृथ्वी पर अलग अलग तरह की सतह, जैसे कहीं पर तो बर्फ से ढके मैदान दिखेंगे या बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, कहीं पर जलीय क्षेत्र है, कहीं वाटर है, कहीं पर बालू मिट्टी है, कहीं पर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, कहीं पर बादल हैं वायुमंडल में। तो अलग अलग सरफेस एरियाज का सामना करना पड़ता है सोलर रेडिएशन को। तो जब सौर विकिरण किसी भी सतह पर गिरती है या प्राप्त होती है तो उस सतह के द्वारा कुछ मात्रा में उसको अवशोषित किया जाता है, कुछ अमाउंट जो सोलर रेडिएशन की रिसीव हो रही है सरफेस पर, कुछ को ये अवशोषित करेगा, मतलब ऑब्जर्व करेगा, और थोड़ी बहुत ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और टोटल जो रिसीव हो रही है सोलर रेडिएशन उसमें से जितना इस सरफेस ने रिफ्लेक्ट कर दिया है या परावर्तित कर दिया है वही इसका अल्बिडो है। मतलब यहाँ पर ये जो आपको सरफेस दिख रहा है या दिखाया गया है डायग्राम में, ये सरफेस बेसिकली स्नो की एक लेयर है, बर्फ की एक परत है। इस बर्फ की लेयर के ऊपर जब सौर विकिरण प्राप्त होती है तो बर्फ केवल 10% सोलर रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, और बाकी 90% को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है या परावर्तित कर देता है। इसीलिए ये स्नो का, बर्फ का
अल्बिडो है, अल्बिडो। तो अल्बिडो का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होता है, टोटल सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन मतलब सौर विकिरण। तो कुल सौर विकिरण जो किसी भी सतह द्वारा प्राप्त हो रही है उसमें से कितना उसने उस सरफेस ने रिफ्लेक्ट कर दिया है, परावर्तित। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 90% जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया है, तो ये परसेंटेज में निकलता है अल्बिडो। और किसी भी सतह का अल्बिडो जो है उससे पता चलता है कि वो सरफेस एरिया जो है वो कितना हीटअप होगा या नहीं होगा। जो सरफेस, जो सतह वाले भाग ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट करते हैं सौर ऊर्जा को या सोलर रेडिएशंस को, वो इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते। तो इसीलिए बर्फ के ऊपर जब ये सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, 90% तो बर्फ ने लौटा दी है, केवल 10% को ग्रहण किया है। इसीलिए जहां बर्फ से ढके क्षेत्र हैं वो इतने ज्यादा गर्म नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अब अल्बिडो हर एक सरफेस का अलग अलग होता है। बर्फ का जो अल्बिडो है, खास तौर पर ताजा बर्फ का, फ्रेश स्नो का, काफी हाई होता है, 90% के आसपास होता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। क्लाउड्स जो होते हैं, बादल का अल्बिडो भी बहुत ज्यादा होता है। बादल का अल्बिडो लगभग 80% से 90% के बीच में होता है, 80 to 90% के बीच में। तो बादल का अल्बिडो भी काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए अल्बिडो की जानकारी काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आप तापमान परिस्थितियों के बारे में जान सकें। तो ये अल्बिडो की डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी सतह द्वारा कुल प्राप्त सौर विकिरण में से परावर्तित सौर विकिरण के प्रतिशत को ही अल्बिडो कहते हैं। अब अल्बिडो के बाद अगर हम देखें कि पृथ्वी का अल्बिडो कितना है, अर्थ का अल्बिडो कितना है, तो देखिए अर्थ पर या पृथ्वी पर जो सौर विकिरण प्राप्त हो रही है, सोलर रेडिएशंस रिसीव हो रही है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये आउटर बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर है, बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की बाहरी सीमा। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर जो भी सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, अगर हम उसे 100 यूनिट माने, 100 इकाई माने, और ये 100% या 100 यूनिट जो रिसीव हो रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर पे एटमॉस्फेयर के, ये बाहरी सीमा पर प्राप्त होते ही उसका 6% जो है, 6% सोलर रेडिएशन आउटर बाउंड्री पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है या स्कैटर हो जाती है स्पेस में, अंतरिक्ष में प्रकीर्णन हो जाता है 6% सोलर रेडिएशंस का। जैसे ही एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशन एंटर करती है तो 6% का लॉस तो कहाँ हो गया, आउटर मोस्ट लेयर पे या बाहरी सीमा पे ही हो गया। फिर जब सोलर रेडिएशन एंटर करती है हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के बाद क्लाउड्स जो है उनका सामना करती है सोलर रेडिएशन, और जहां पर भी क्लाउड्स हैं वो क्लाउड्स जो है वो 80-90%, 80-90% जो है सोलर रेडिएशन को वापस से भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो इसीलिए जो 100 यूनिट यहाँ प्राप्त हो रही है उसमें से 6% का लॉस तो यहाँ हो गया, और 27% जो है जहां जहां पर भी पृथ्वी पे बादल है, वायुमंडल में बादल है, वो बादल उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं सोलर रेडिएशन को। इसीलिए बादलों द्वारा 27% जो है, किसमें से 27, 100 यूनिट में से 27 जो यूनिट है उसका लॉस हो जाता है। किसकी वजह से, बादल की वजह से, क्योंकि वो वापस स्पेस में भेज देते हैं बादल। और जहां पे भी बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं पृथ्वी पर, जैसे बर्फ से ढके हुए ये पर्वतीय क्षेत्र या बर्फ से ढके हुए ध्रुवीय क्षेत्र में सतह वाला जो भाग होता है, सरफेस एरिया पोलर रीजन में जो स्नो कवर्ड होता है, वहां पे भी क्या होता है, जब सोलर रेडिएशन रिसीव होती है, सौर विकिरण, तो उसका कुछ परसेंटेज या 90% जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए ये जो 100 यूनिट रिसीव हो रही है, इसमें से 2% जो है उसका लॉस किसकी वजह से होता है, स्नो कवर्ड रीजन्स की वजह से होता है, बर्फ से ढके क्षेत्रों के कारण होता है। इसीलिए पृथ्वी की तरफ जो सौर विकिरण आ रही है या इंसोलेशन आ रही है, इसमें से 35%, 27 + 2 + 6, तो ये 6 + 27 + 2 35 हो गया टोटल। तो अर्थ जो है वो रिसीव करने से पहले 35% को तो वापस भेज देती है,
ना तो पृथ्वी का वायुमंडल उस 35% को ग्रहण कर रहा है, ना ही पृथ्वी की सतह तक वो 35% पहुंच रहा है, वो सीधा पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। तो इसीलिए अर्थ को कितना लॉस होता है, 35% सोलर रेडिएशन का लॉस होता है। तो इसीलिए अर्थ का अल्बिडो या पृथ्वी का अल्बिडो कितना हुआ, 35% हुआ। तो ये आपको 35% याद होना चाहिए। अब देखिए वायुमंडल जो है वो किस तरह से गर्म होता है। कभी भी जब हम तापमान की बात करते हैं सामान्यतः, तो टेम्परेचर में सतह से लगभग 1 मीटर या 2 मीटर ऊपर का जो टेम्परेचर है, तापमान, वो देखा जाता है। तो इसको तो हम कहते हैं तापमान। पर तापमान कैसे पता चलेगा, जब हमें ये पता हो कि वायुमंडल गर्म कैसे होता है, गर्म होने की विधियां क्या है, क्या क्या प्रोसेस हैं जिसके थ्रू एटमॉस्फेयर हीटअप होता है, तो उसकी जानकारी जरूरी है। तो अब एटमॉस्फेयर हीटअप होने के जो प्रोसेस है, विधियां, एक तो इंसोलेशन से होता है, सौर विकिरण जो प्राप्त हो रही है सूर्य से, तो सूर्य तप से एक तो गर्म होगा वायुमंडल, दूसरा गर्म होगा विकिरण। यहाँ पे कौन सी विकिरण की बात हो रही है, तो यहाँ पार्थिव विकिरण की बात हो रही है, मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात हो रही है। तीसरा है कंडक्शन मतलब चालन, चौथा कन्वेक्शन मतलब संवहन, और पांचवा दाब। तो इन सब विधियों से, इन सब प्रोसेसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर गर्म होता है। अब एक एक प्रोसेस को हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर इंसोलेशन की बात करें सूर्य तप की, तो सूर्य तप क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो सौर विकिरण है या पृथ्वी के वायुमंडल तक जो सौर विकिरण पहुंच रही है, वो है सूर्य तप। पर सूर्य तप जो है ये काफी कम मात्रा में वायुमंडल को गर्म करता है, क्योंकि सूर्य तप का या सोलर रेडिएशन का 35% पार्ट तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, पहले ही स्पेस में चला जाता है। जैसे अभी हमने देखा अल्बिडो जो है अर्थ का 35% है, और उसके बाद कितना वायुमंडल को प्राप्त होता है वो देखिए आप। यहाँ पर यदि आप देखें तो 35% का लॉस तो पहले ही हो गया था, किसके माध्यम से, बादल की वजह से, यहाँ बर्फ से ढके क्षेत्रों की वजह से, और बाहरी सीमा जो है वायुमंडल की उसके कारण। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो है वायुमंडल वो प्राप्त करता है कितना परसेंट, 14%। 100% में से 14% जो है वो एटमॉस्फेयर डायरेक्टली सोलर रेडिएशन से रिसीव करता है या सूर्य तप से प्राप्त करता है। और ये 14% कौन सा एटमॉस्फेयर का पार्ट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है ज्यादा, तो ये वायुमंडल में जो 14% डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से हीटिंग होती है या डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन होता है सोलर रेडिएशन का, ये कौन कर रहा है, ये किया जा रहा है मुख्यतः ओजोन के द्वारा। आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत है, और वो ओजोन गैस की परत जो है वो यूवी रेस को अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को। इसीलिए एटमॉस्फेयर का जो डायरेक्टली सोलर रेडिएशन रिसीव करने का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, और डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो प्राप्त हो रही है वो 14% है, और उस 14% में से भी ज़्यादातर पार्ट किसके द्वारा ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, ओजोन के द्वारा। तो ओजोन गैस जो है वही डायरेक्टली रिसीव करती है सोलर रेडिएशन को, बाकी अन्य गैसें जो हैं वो इतना ज़्यादा सौर विकिरण से, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता है एटमॉस्फेयर। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वायुमंडल प्राप्त करता है केवल 14% डायरेक्टली सोलर रेडिएशन से। और अब जो है ये देखिए, यही जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो यहाँ लिखी है, सूर्य तप का केवल 14% भाग वायुमंडल में सीधा प्राप्त होता है, और समताप मंडल में ओजोन गैस जो है यही सबसे ज्यादा मात्रा में सूर्य तप को ग्रहण करती है, इंसोलेशन को रिसीव करती है। अदरवाइज वायुमंडल को गर्म करने में जो प्रत्यक्ष ताप है, मतलब सूर्य से जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को इतना ज्यादा गर्म नहीं करती जितना नीचे से पृथ्वी गर्म करती है। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। कहीं अगर ऑप्शन में आए कि पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो मुख्यतः गर्म होता है सौर विकिरण से या पार्थिव विकिरण से, तो आपको ऑप्शन चूज करना है पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पृथ्वी ज्यादा गर्म करती है वायुमंडल को बजाय कि सूर्य के। तो ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब देखिए पृथ्वी जो है, वहां तक, पृथ्वी तक कितनी सोलर रेडिएशन रिसीव होती है, तो सूर्य से 100 इकाई प्राप्त हो रही थी, 100 यूनिट, उसमें से 35 यूनिट जो है वो तो पहले ही लॉस हो गया था, और ये लॉस 35 यूनिट का क्या कहलाता है, पृथ्वी का अल्बिडो। 14 यूनिट जो है
14% या 14 इकाइयां ये वायुमंडल ने सीधे ग्रहण किए, किससे? सौर विकिरण से, सोलर रेडिएशन से। और पृथ्वी तक कितना पहुंचा? जो बचा हुआ भाग है वो पृथ्वी तक पहुंचा, तो पृथ्वी तक पहुंचा 51%। तो 51% सोलर रेडिएशन जो अर्थ रिसीव करती है, अर्थ उसको रिसीव करके गर्म होती है, और पृथ्वी जब गर्म होती है तो गर्म पृथ्वी से निकलती है विकिरण या रेडिएशन, और पृथ्वी से जो रेडिएशन निकलती है उसको जनरली कहा जाता है पार्थिव विकिरण। तो ये जो पार्थिव विकिरण है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये हीट अप करती है एटमॉस्फेयर को। उसके अलावा जो भी एयर सरफेस के कांटेक्ट में आती है या पृथ्वी की सतह के संपर्क में आती है, वो सीधा संपर्क के माध्यम से गर्म होती है। और जब संपर्क के माध्यम से गर्म होती है वायु, तो उसे बोलते हैं चालन की विधि या कंडक्शन का प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस जो है जिसके द्वारा वायुमंडल गर्म होता है वो है संवहन का प्रोसेस या कन्वेक्शन का प्रोसेस, जिसमें सतह के पास आने वाली वायु सतह के कांटेक्ट में, संपर्क में आने से गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है, और ठंडी वायु नीचे आती है, फिर वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर उठती है। तो इस तरह से कन्वेक्शन धाराओं के माध्यम से, संवहन धाराओं के माध्यम से वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होता है। तो अगर हम बात करें, ये तीन विधियां, ये तीन प्रोसेस जो हैं, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, मतलब विकिरण, चालन और संवहन, ये मुख्यतः वायुमंडल को गर्म करते हैं। और ये तीनों ही किससे रिलेटेड है? पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी की सतह से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक जो है विकिरण, चालन और संवहन, इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विकिरण को देखते हैं। विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किस वजह से निकलती है? तो सबसे पहले जो है एनर्जी का सोर्स कौन है? पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसका सबसे प्रमुख स्रोत है ये सूर्य। तो सूर्य से प्राप्त होती है सौर विकिरण। किस माध्यम से, किस रूप में? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में या लघु तरंग विकिरण के रूप में। इस रेडिएशन को अर्थ रिसीव करती है और ऑब्जर्व करती है, अवशोषित करती है, और अवशोषित करने के बाद पृथ्वी की जो सतह है वो गर्म हो जाती है, और गर्म सतह में से निकलती है विकिरण या रेडिएशन। और पृथ्वी से जो रेडिएशन निकलती है या विकिरण निकलती है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण, जो क्या होती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, दीर्घ तरंग विकिरण होती है। और इस तरह की दीर्घ तरंग विकिरण जो है, कहीं पे भी जहां बादल होते हैं, आपको बादल का एक कॉन्सेप्ट ध्यान है जो अभी हमने किया स्टार्टिंग में। बादल पर जब सूर्य से आने वाली विकिरण गिरती है तो उसको 90% को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो क्लाउड के पास जो भी रेडिएशन पहुंचती है, चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, क्लाउड उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करता है। तो इसी वजह से जैसे क्लाउड सोलर रेडिएशन को, सौर विकिरण को 90% को रिफ्लेक्ट कर रहा था, वैसे ही जब बादल के पास इस तरह से पार्थिव विकिरण आती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो उस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को भी बादल जो है वो क्लाउड को क्रॉस करके जाने नहीं देता है, क्लाउड उसको ऑब्जर्व भी नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी अगर आएंगी क्लाउड की तरफ तो उसको रिफ्लेक्ट करके वो वापस ग्राउंड के पास ही भेज देगा। इसीलिए जहां पर क्लाउड होते हैं वहां अगर रात को देखा जाए, सामान्यतः जनरली रात को टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, क्योंकि अर्थ जो है रेडिएशन के थ्रू अपनी हीट को लूज कर देती है या रिलीज कर देती है। पर रात के समय यदि बादल हो तो बादल युक्त रात जब होगी तो वहां पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जो हीट का लॉस होता है, ऊष्मा का जो क्षय होता है, वो कम होगा, क्योंकि बादल जो है वो हीट को यहीं ट्रैप कर देंगे, ग्राउंड के पास ही, सतह के पास ही वो ऊष्मा को वहीं कैद रखेंगे और उसको ठंडा नहीं होने देंगे। इसीलिए ऐसी रातें जब बादल होते हैं आकाश में, वो रातें इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाती हैं जितना स्वच्छ आकाश वाली या बिना बादल वाली रातें जो होती हैं वो ज़्यादा ठंडी होती हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि डेजर्ट्स जो होते हैं, मरुस्थल, जहाँ बादल बहुत कम बनते हैं, वहाँ की रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। उसके पीछे कारण यही है, बादल नहीं है तो अर्थ ने सारी हीट लूज कर दी और आसपास जो है सरफेस के पास टेम्परेचर ज्यादा नहीं रह पाता। तो बादल जो है, इसका ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, जैसे सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है वैसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को भी, पार्थिव विकिरण को भी ये रिफ्लेक्ट करता है।
तो ये हो गया पार्थिव विकिरण से हीटिंग। तो ये जब लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रही है पृथ्वी से, ये विकिरण जो है वायुमंडल के ऊपर तक जहां तक पहुंच सकती है वहां तक जाएगी और एटमॉस्फेयर को ऊपर तक गर्म करेगी। तो नीचे भी गर्म कर रही है, ऊपर भी गर्म कर रही है, जहां तक ये पहुंच रही है उस पूरे एरिया को ये हीट अप करती है। और इस तरह से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब निकलती है पार्थिव विकिरण, तो सतह जो है उससे हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए धीरे धीरे पृथ्वी की सतह तो हो जाती है ठंडी और वायुमंडल जो है वो धीरे धीरे इससे गर्म हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक और विधि हुई कंडक्शन। कंडक्शन को कहते हैं चालन। यहाँ पे जो संचालन लिखा है, संचालन नहीं चालन। अब चालन विधि से किस प्रकार वायुमंडल गर्म होता है वो देखिए। तो सूर्य से जो सौर विकिरण प्राप्त हो रही है, सोलर रेडिएशन, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है, लघु तरंग विकिरण। इसको प्राप्त करके पृथ्वी गर्म होती है। गर्म पृथ्वी की जो सतह है उसके संपर्क में जो भी वायु आएगी, जो भी एयर इसको टच करेगी, इस सरफेस को आकर, वो एयर इसके कांटेक्ट में आने से गर्म हो जाएगी। तो ये मान लीजिए ये पूरा वायु है, वायु का एक हिस्सा है। ये वायु का हिस्सा जब इस गर्म सतह के संपर्क में आएगा तो हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आने से ये भी गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से जब एयर गर्म होती है, वायु गर्म होती है अर्थ के सरफेस के टच में आने से, उस विधि को कहते हैं कंडक्शन या चालन। अब चालन विधि में क्या होता है? चालन विधि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट यदि किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो हीट का ट्रांसफर होता है, ऊष्मा जो है वो जाती है ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ, और ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ या ठंडी वस्तु की तरफ ऊष्मा तब तक जाती रहेगी जब तक कि इन दोनों हिस्सों का तापमान समान ना हो जाए। तो इसीलिए संपर्क में आने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे कहते हैं चालन विधि के माध्यम से किसी सतह का या किसी चीज का गर्म होना। तो वायुमंडल जो है, एटमॉस्फेयर, जिस तरह से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण से गर्म होता है, वैसे ही वायुमंडल का कुछ भाग पृथ्वी की सतह के कांटेक्ट में आने से भी गर्म होता है। अब ये गर्म होने के बाद वायु क्या हो जाएगी? गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। और जब वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है तो उस विधि को कहते हैं संवहन। तो जैसे अभी हमने कंडक्शन देखा, कंडक्शन से, चालन से केवल सतह के संपर्क में आने वाली वायु ही गर्म होती है, जबकि संवहन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सतह के पास वाली वायु तो गर्म हो ही रही है, वो ऊपर जा रही है और ऊपर वाली वायु को भी धीरे धीरे गर्म कर रही है। तो ये संवहन की विधि कैसे होती है उसको देखिए। सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर विकिरण लघु तरंग विकिरण है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। पृथ्वी जब प्राप्त करती है तो पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म होती है, सरफेस। हॉट सरफेस जो है उसके कांटेक्ट में आने से एयर भी गर्म हो गई। हॉट एयर जो है वो हल्की होगी, गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी। ये जब ऊपर उठेगी तो इसके स्थान पर इसके ऊपर वाली जो ठंडी वायु है वो भारी होने के कारण नीचे आ जाएगी। तो ये ठंडी वायु जो है, कोल्ड एयर, ये नीचे आ जाएगी। अब जब ठंडी वायु नीचे आ गई तो ठंडी वायु कांटेक्ट में आएगी हॉट सरफेस के, फिर वो ठंडी वायु भी गर्म हो जाएगी और फिर वो भी ऊपर उठेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे संवहन धाराओं के माध्यम से, कन्वेक्शन करंट के थ्रू, ये जो पूरा भाग है वायुमंडल का ये गर्म होगा। खास तौर से कन्वेक्शन के थ्रू ट्रोपोस्फेयर जो है, शोभ मंडल, वो गर्म होता है। जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो हीट अप होती है इस कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू। अब देखिए दाब जो है, प्रेशर, ये भी एक प्रोसेस है या ये भी एक विधि है जिसकी वजह से वायुमंडल जो है वो गर्म होता है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि पृथ्वी की सतह जो होती है, सतह से, सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। सतह के पास प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, अधिक होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा। और ये कम क्यों होता है ऊपर जाने पे प्रेशर? क्योंकि आपको पहले ही पता है कि वायु की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर जो है वो काफी ज्यादा है सरफेस के पास, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर बहुत कम रह जाता है। इसीलिए मान लीजिए यहाँ नीचे सतह के पास कोई वायु है, एक वायु, ये वायु है मान लीजिए, ये सतह के पास वायु है, तो इस वायु के आसपास काफी सारे वायु के कण हैं, काफी सारे एयर पार्टिकल्स हैं, और ये एयर पार्टिकल्स इसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रेशर लग रहा है इसलिए इसको कंप्रेस कर देते हैं।
और जो एयर ऊपर जाती है उसके ऊपर प्रेशर कम लगता है, इसलिए वो फैल जाती है, उसको कंप्रेस नहीं कर रहे हैं आसपास के एयर पार्टिकल्स, इसलिए वो ऊपर जाके फैल जाती। तो इसीलिए नीचे की तरफ जो वायु आती है या होती है वो कंप्रेस हो जाती है, इसका संकुचन होता है, संकुचन। और ऊपर जो वायु जाती है वो फैल जाती है, मतलब एक्सपैंड होती है, स्प्रेड हो जाती है, और नीचे जो है वो कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस या आप कह सकते हैं श्रिंक हो जाती है। वो कंप्रेस से ज्यादा श्रिंक जो है आसपास की एयर पार्टिकल्स वो उसको प्रेस कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस वजह से क्या होता है कि कहीं पर भी सरफेस के पास, सरफेस के कांटेक्ट में आके एयर अगर गर्म होके या ऊपर जा रही है किसी भी कारण से एयर, जब वायु ऊपर जाती है तो ऊपर जाने पर धीरे धीरे वायु जो है ये फैलती जाती है, और जैसे जैसे वायु फैलती है पर यूनिट एरिया जो उसका टेम्परेचर है, प्रति इकाई जो उसका तापमान है वो कम होता जाता है। इसी वजह से ऊपर की ओर जाने वाली वायु के ऊपर दाब कम होता है ऊपर जाने पर, तथा इस तरह की वायु जो है उसका तापमान भी कम हो जाता है। मतलब ऊपर की तरफ जाने वाली वायु धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला दाब कम होता जाता है और वो फैलती जाती है, इसीलिए पर यूनिट एरिया जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें किसी क्षेत्र में अगर वायु ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे आने वाली वायु पहले ऊपर थी तब तक तो फैली हुई अवस्था में थी, नीचे आएगी वैसे वैसे ये श्रिंक होती जाएगी, संकुचन होता जाएगा। तो नीचे आने वाली वायु जो है उसके ऊपर दाब बढ़ता जाता है, दाब ज्यादा लग रहा है, और दाब ज्यादा लगने के कारण, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण ये वायु जो है ये श्रिंक हो गई है, इसीलिए पर यूनिट एरिया जो इसका टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो तापमान जो है नीचे आने वाली वायु का वो बढ़ जाता है। तो ऊपर जाने वाली वायु धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, ऊपर जाकर फैल जाएगी, नीचे आने वाली वायु जो है वो संकुचित होगी, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से दाब के कारण भी वायु जो है वो गर्म या ठंडी होती है। अब इस वायु में कोई टेम्परेचर या कोई ऊष्मा, हीट जो है उसको बाहर से ना तो मिली है ना ही हीट इसमें से बाहर गई है। तो बिना हीट के ट्रांसफर के ही वायु के एक्सपेंशन और श्रिंकिंग की वजह से ये हीटिंग और कूलिंग हो रही है। मतलब वायु के प्रसार और वायु के संकुचन के कारण ही वायु ठंडी और गर्म हो रही है। इसमें कोई ऊष्मा ना तो नई आ रही है और ना ही कोई ऊष्मा इसमें जो थी वो बाहर जा रही है। तो इस तरह का जो बिना ऊष्मा को या हीट को रिलीज करे जो टेम्परेचर में कमी आती है या बढ़ोतरी होती है, इसको कहते हैं रुद्ध ऊष्म ताप परिवर्तन, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। अब देखिए इसको हम डायग्राम में देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये लैंड सरफेस है, जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है वो एक्सपैंड होती है, इसी वजह से एक्सपैंड होकर विस्तृत होकर उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, कूल हो जाती है। और जैसे जैसे नीचे आती है एयर जो है वो कंप्रेस होती है और वार्म हो जाती है। इस तरह की वार्मिंग और कूलिंग को एडियाबैटिक कूलिंग और एडियाबैटिक वार्मिंग कहते हैं। इसमें हीट जो है बाहर से ना तो आई है ना बाहर गई है इस एयर में से, और इसे हिंदी में कहा जाता है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। तो अब जो है वायुमंडल के ताप या गर्म होने की विधियों को हमने जो देखा है, उसमें गर्म होने की विधियों में हमने एक तो देखा सूर्य तप, इंसोलेशन से बहुत कम एटमॉस्फेयर गर्म होता है। दूसरा हमने देखा पार्थिव विकिरण, जिससे काफी ज्यादा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। चालन, कंडक्शन, उसके अलावा संवहन, कन्वेक्शन, और दाब के कारण भी ऊपर जाने वाली वायु जो है वो ठंडी होती है, नीचे आने वाली वायु जो है वो गर्म होती है। तो ये वायुमंडल कैसे गर्म होता है इसकी विधियां हमने देख ली। अब देखिए तापमान जो है, तापमान पर किस किस चीज का, कौन कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तापमान में हम किस चीज की बात करें, हम सतह के बिल्कुल आसपास वाले टेम्परेचर को देख रहे हैं, एग्जैक्ट सरफेस का टेम्परेचर नहीं देख रहे। सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, 1 मीटर ऊपर या 2 मीटर ऊपर टेम्परेचर देखा जाता है। अक्षांश का क्या कारक के ऊपर या तापमान के ऊपर प्रभाव है, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ते हैं, इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ, तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो कम होता है। ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे हैं और इक्वेटोरियल विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है वो गर्म है, ये आपको ध्यान है। तो अक्षांश बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है सामान्यतः।
परंतु सबसे अधिक या सर्वाधिक जो तापमान है वो 0 डिग्री पर नहीं प्राप्त होता या 0 डिग्री पर रिकॉर्ड नहीं होता। तो हाईएस्ट टेम्परेचर फिर कहाँ रिकॉर्ड होता है? तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो बेसिकली रिकॉर्ड होता है 30 डिग्री लैटिट्यूड पर, 30 डिग्री अक्षांश पर। और 30 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होने के पीछे कारण ये है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होते हैं इक्वेटोरियल रीजन, जैसे यहाँ हम ड्रॉ करके देखते हैं, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये 30 डिग्री वाला रीजन। विषुवत रेखीय क्षेत्र में काफी ज्यादा बादल निर्माण होता है संवहन के कारण, कन्वेक्शन की वजह से। और बादल विषुवत रेखीय क्षेत्र में ज्यादा होते हैं, जबकि ये जो 30 डिग्री वाला क्षेत्र है, 30 डिग्री वाला रीजन, यहाँ पे बादल निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम होती है। उसका कारण ये है कि 30 डिग्री वाले क्षेत्र में है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और इस हाई प्रेशर के कारण यहाँ पर वायु जो है वो नीचे आ रही है, और इसी वजह से यहाँ पर वायु नीचे आने के कारण बादल निर्माण वगैरह ज्यादा नहीं होता। तो कुल मिला के सिंपल सा मतलब ये है कि 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा इक्वेटर वाले क्षेत्र में बादल होते हैं ज्यादा, और 30 डिग्री वाले क्षेत्र में बादल नहीं होते। ये गर्म मरुस्थल वाला क्षेत्र है 30 डिग्री वाला। इसीलिए सूर्य से जब विकिरण प्राप्त होती है, सोलर रेडिएशन जब रिसीव होती है, तो इक्वेटर वाले रीजन में तो रिफ्लेक्ट हो जाती है 90%। इसीलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में केवल 10% जो है वो प्राप्त हो रही है इंसोलेशन का, जितना भी वहां पे आ रही है उसका 10% ही ग्राउंड तक पहुंच पाता है। इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, जबकि 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र है उसमें जो भी सोलर रेडिएशन आ रही है वो सीधा सतह तक पहुंचती है। क्लाउड ना होने की वजह से जो सोलर रेडिएशन का लॉस होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए विश्व में सर्वाधिक जो तापमान है वो देखने को मिलता है 30 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में, 30 डिग्री लैटिट्यूड रीजन में, जहां हाई प्रेशर बेल्ट है, जहां विश्व के सबसे गर्म मरुस्थल है। सहारा डेजर्ट में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। उसी तरह से और भी कई गर्म मरुस्थल है जहां पर बहुत उच्च तापमान है, विषुवत रेखा पर उच्च तापमान नहीं है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड होगा? 30 डिग्री वाले रीजन में, हॉट डेजर्ट वाले रीजन में, गर्म मरुस्थल वाले क्षेत्र में। तो 30 डिग्री वाले क्षेत्र में उच्च दाब पेटी के साथ साथ गर्म मरुस्थल भी है, हॉट डेजर्ट्स। तो लैटिट्यूड्स का ये संबंध है। सामान्यतः अक्षांश बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, पर सर्वोच्च तापमान जो है वो 30 डिग्री क्षेत्र में पाया जाता है, ना कि 0 डिग्री क्षेत्र में। अब जो है ऊंचाई का क्या संबंध है? तो आपको पता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो है, टेम्परेचर वो कम होता है। जैसा कि हमने देखा था, सामान्य तापमान पतन दर होती है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। उसी तरह से जनरली जो सामान्यतः वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमान कम ही होता है। फिर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब ये जो दो हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तट से दूरी, और जल और स्थल का स्वभाव, ये दोनों चीजें जो हैं ये हम एक साथ देख सकते हैं। देखिए, स्थल और जल के गर्म होने की प्रकृति भिन्न होती है। कभी भी जब सोलर रेडिएशन प्राप्त हो रही है किसी लैंडमास के ऊपर या किसी स्थलीय भाग के ऊपर, तो क्या होगा और वो किस तरह से गर्म होगा? तो देखिए, मान लीजिए ये स्थलीय भाग है, ये कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र, और तटवर्ती क्षेत्र में ये स्थल है, लैंड है, और इसके पास ये वाटर है, ये जल है। तो अब जब सोलर रेडिएशन रिसीव होगी यहाँ पर, तब क्या होगा? तो मान लीजिए सोलर रेडिएशन सूर्य है, सूर्य से जो सौर विकिरण प्राप्त हो रही, वायुमंडल से सौर विकिरण जो प्राप्त हो रही है सूर्य से, वो स्थल पर और जल पर जब पहुंचती है तो स्थलीय भाग जो है इसको, ये पारगम्य नहीं है, ये जो है इसको क्रॉस करके लैंड रीजन के केवल सरफेस तक ही पेनिट्रेट कर सकती हैं ये सन की जो सोलर रेडिएशंस हैं। लैंड रीजन जो है वो पेनिट्रेबल नहीं है, इसीलिए सौर विकिरण जो प्राप्त हो रही है स्थलीय भाग पर, वो स्थल को धीरे धीरे गर्म करना शुरू करती है। सबसे ऊपर वाला जो सतह वाला भाग है उसे गर्म करना शुरू करती है, और जलीय भाग में जब सौर विकिरण आती है तो ये पेनिट्रेट कर सकती है, या ये जो है ये अंदर की तरफ जल के आंतरिक भाग तक प्रवेश कर सकती है। इसीलिए ये जो सोलर रेडिएशन है ये जल के ऊपरी सतह वाले भाग को इतना ज्यादा गर्म नहीं करती जितना किसको करेगी? लैंड की सतह वाले भाग को।
क्योंकि ये जो स्थलीय भाग है ये नॉन पेनिट्रेबल है, या इसको पार करके वायुमंडल इसको पार करके सौर विकिरण जो है वो अंदर नहीं जा सकती। इसीलिए लैंड रीजन जल्दी गर्म हो जाता है और वाटर रीजन जो है वो इतना जल्दी गर्म नहीं होता। प्लस वाटर में ये भी होता है कि मान लो यहाँ पर ये पानी गर्म हो गया तो ये गर्म पानी जो है ये ऊपर उठेगा और ठंडा पानी जो है वो यहाँ पर और गर्म होगा। फिर ठंडा और गर्म पानी मिक्सिंग होती रहती है, वाटर की मिक्सिंग कंटिन्यूसली हो रही है और मिक्सिंग की वजह से ये जो जल है वो इतना जल्दी गर्म नहीं होगा। जबकि स्थलीय भाग में अगर देखें, किसी सतह वाले भाग पर अगर सोलर रेडिएशन गिर रही है तो ये सोलर रेडिएशन जो है इस सरफेस को हीट अप कर देगी, गर्म कर देगी। सरफेस एरिया में क्योंकि सॉलिड है, ठोस है, तो इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो रहा कि ये सरफेस वाला भाग हट जाएगा यहाँ से और दूसरा आ जाएगा, नहीं। तो ये सरफेस वाले भाग में मिक्सिंग भी नहीं होती है, पेनिट्रेशन भी पॉसिबल नहीं है, मतलब उसको पार करके जाना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए सतह वाला भाग जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा भी जल्दी होता है। जबकि जलीय भाग जो है उसको गर्म करने में और ठंडा होने में काफी समय लगता है। तो जल और स्थल के गर्म होने की प्रकृति भिन्न है, नेचर अलग है। जहां पर स्थलीय भाग जल्दी से गर्म और ठंडा हो जाता है, फास्ट हीटिंग एंड कूलिंग, गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। जबकि जलीय भाग जो है वाटर रीजन, इसमें स्लो हीटिंग होती है और स्लो कूलिंग होती है। ठंडा भी धीरे धीरे होता है, गर्म भी धीरे धीरे होता है, क्योंकि पानी इतना सारा है, अंदर तक चली जाती है, सोलर रेडिएशन मिक्सिंग होती रहती है, तो धीरे धीरे गर्म होता है जल। और स्पेसिफिक हीट जो है वो भी वाटर की ज्यादा होती है। अब वो स्पेसिफिक हीट क्या होती है वो भी आपको डिटेल में नहीं जाना। कुल मिला के सिंपल सा नेचर ये है कि जल और स्थल को अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से, तो स्थलीय भाग जल्दी गर्म ठंडा हो जाता है, जलीय भाग जल्दी गर्म ठंडा नहीं होता। इस वजह से स्थल और जल में अलग अलग तापमान परिस्थितियां हमें देखने को मिलती है। नेचर ऑफ लैंड और वाटर अलग अलग होता है। तो जहां पे भी लैंड रीजन्स हैं वो ज्यादा गर्म होंगे और ज्यादा ठंडे भी होंगे, और जहां वाटर रीजन्स हैं, जलीय भाग हैं, वो इतने ज्यादा गर्म भी नहीं होंगे, इतने ज्यादा ठंडे भी नहीं होंगे। इसी वजह से जो भी क्षेत्र, जो भी स्थान तट के पास होता है, वो तट के पास, कोस्ट के पास होना मतलब जल के पास होना, पानी के पास होना। और इसीलिए पानी अगर ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं हो रहा तो तटवर्ती क्षेत्र में जो स्थान है वो भी ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें हम, भारत में आपको पता है दक्षिण में तटवर्ती क्षेत्र देखने को मिलते हैं, कोस्टल रीजन। जैसे अगर हम ये इंडिया देखें तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, जैसे यहाँ पर ये पूरा जो सदर्न पार्ट है ये कोस्ट के पास है, जल के पास है। और कोस्टल रीजन में एक हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर मुंबई का। यहाँ पर अगर मुंबई है और यहाँ अंदर स्थलीय भाग में है दिल्ली, तो मुंबई जो है वो जल के संपर्क में होने के कारण जब गर्मियां होती हैं तो ये पानी के पास जो मुंबई वाला स्थान स्थित है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता गर्मियों में, और गर्म ना होने के कारण मुंबई में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है गर्मियों में। जबकि दिल्ली जो है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है मुंबई की तुलना में अगर हम देखें। और जब सर्दियां होती है, विंटर का टाइम जब होता है, सर्दियों के टाइम में, विंटर के समय लैंड रीजन जल्दी ठंडा हो जाता है और वाटर रीजन इतना जल्दी ठंडा नहीं होता। इसीलिए मुंबई जैसे स्थान जो जल के पास होते हैं, जल के संपर्क में होते हैं, वो भी इतना ज्यादा ठंडे नहीं होते। तो मुंबई की जो सर्दी है, ठंड, वो इतनी ज्यादा सीवियर नहीं होती, इतना ज्यादा विषमताएं नहीं देखने को मिलती। जबकि दिल्ली की सर्दी तो फेमस है, दिल्ली की सर्दी, तो दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती। तो दिल्ली में इतनी विषम तापमान परिस्थितियां क्यों हैं? क्योंकि दिल्ली में स्थलीय भाग का प्रभाव है, लैंड रीजन का इम्पैक्ट है। इसीलिए दिल्ली गर्मियों में गर्म भी ज्यादा होती है और सर्दियों में ठंडी भी ज्यादा होती है। मुंबई जैसे स्थान जो तटवर्ती क्षेत्र में है, पानी के पास है, वो जल के समकारी प्रभाव के कारण, मॉडरेट इफेक्ट जो है वाटर का, उसकी वजह से गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होते और सर्दियों में ज्यादा ठंडे नहीं होते। इसीलिए तटवर्ती क्षेत्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, कोस्टल रीजन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, वैसे वैसे तापमान में विषमता बढ़ती जाती है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस जो है टेम्परेचर की, वो देखने को मिलती है, जैसे दिल्ली में देखने को मिलती है। तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। ओशन करंट्स और विंड्स की बात करते हैं। तो देखिए, महासागरीय धाराएं जो हैं ये ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती। किसी भी तटवर्ती क्षेत्र के पास, कोस्टल रीजन के पास अगर गर्म महासागरीय धारा बहती है,
वार्म ओशनिक करंट, तो वो तटवर्ती क्षेत्र के तापमान को थोड़ा सा बढ़ा देती है। और कहीं अगर ठंडे पानी की या ठंडी धारा बह रही है, कोल्ड वाटर करंट है, तो ठंडी धारा के कारण क्या होगा, तटवर्ती क्षेत्र का, कोस्टल रीजन का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ओशनिक करंट का भी थोड़ा प्रभाव रहता है, पर ज्यादा प्रभाव नहीं है, थोड़ा सा माइल्ड इफेक्ट है। फिर विंड्स की अगर बात करें, पवनों की, अगर ठंडे क्षेत्र से कोई पवनें चलती हुई आ रही हैं, जैसे ध्रुवों से, पोल से कोई विंड्स आ रही हैं, तो बहुत ठंडी होंगी, और उन ठंडी पवनों के कारण क्या होगा, जहां पर भी वो विंड्स जाएंगी वो टेम्परेचर को कम कर देंगी। और किसी गर्म क्षेत्र से अगर पवनें आ रही हैं, वार्म विंड्स हैं, गर्म पवनें हैं, तो वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगी वो वहां पर टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। जैसे गर्मियों में भारत का जो पश्चिमी भाग है वहां लू नामक पवनें चलती हैं, स्थानीय पवनें। लू जो पवनें हैं जहां जहां जाती हैं वो वहां पे टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो गर्म पवनों से तापमान बढ़ेगा, ठंडी पवनों से तापमान कम होगा। तो ये टेम्परेचर और ओशन का इफेक्ट हो गया। ये बहुत कम इफेक्ट होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। अब स्लोप ऑफ द लैंड, धरातल का जो ढाल है वो भी प्रभावित करता है तापमान को। कैसे प्रभावित करता है वो देखिए। मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, माउंटेन रीजन है, स्लोप इसमें हम हर चीज का देख सकते हैं, मैदानी क्षेत्र का, सबका जो है अलग अलग, पठारी क्षेत्र का देखा जा सकता है, पर यहाँ पे हम माउंटेन का देख रहे हैं क्योंकि माउंटेन्स का जो स्लोप है वो क्लियरली हमें समझ में आता है। ये पर्वत है और पर्वत के इस तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन है, और आपको पता है सन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही रहता है मुख्यतः। तो इसीलिए ये वाला जो ढाल है ये सूर्यमुखी ढाल है, सन की तरफ वाला जो स्लोप है, यहाँ पर सीधे सोलर रेडिएशन रिसीव होंगी, और सीधे जब सोलर रेडिएशन रिसीव होंगी तो ये ज्यादा एरिया में फैलेंगी नहीं, ये एक पर्टिकुलर एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगी। तो जहाँ पे भी सीधी सौर विकिरण प्राप्त होती है वो सतह के बहुत कम भाग में फैलती है, और उस सतह के भाग पर कॉन्सेंट्रेट होकर, उस पे केंद्रित होकर उस सतह के भाग को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी ओर जो ढाल है, जैसे इस पर्वत के इस ओर जो ढाल है ये वाला, इस स्लोप पे अगर सोलर रेडिएशन रिसीव होंगी तो ये तिरछी सौर विकिरण प्राप्त होगी। जैसे ये सोलर रेडिएशन है, ये तिरछी प्राप्त होंगी, और तिरछी प्राप्त होने से ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाएंगी, और जब ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाएंगी सोलर रेडिएशन, तो इसकी जो एनर्जी है या हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फैल जाएगी, इसलिए ऊष्मा जो है उसका भी वितरण हो जाएगा। इसीलिए कोई एक स्थान जो है वो इतना अधिक गर्म नहीं होगा क्योंकि ऊष्मा, हीट जो है वो फैल गई। तो इसीलिए पर्वत के वो ढाल जो कि सूर्य से दूर है वहां का तापमान इतना उच्च नहीं होता, क्योंकि वहां जो सौर विकिरण प्राप्त हो रही है, सोलर रेडिएशन, वो तिरछी प्राप्त हो रही है। तो सीधी सौर विकिरण जहां प्राप्त होगी, जिस ढाल पे प्राप्त होंगी, वहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा, और जहां तिरछी सौर विकिरण प्राप्त होगी वहां टेम्परेचर कम होगा, और जहां सीधी सौर विकिरण प्राप्त होगी वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ढाल जो है उसका फर्क पड़ता है, ढाल किस तरफ है, सन की तरफ वाला ढाल जो है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब हम बात करें अगर क्लाउड्स की, तो देखिए बादल जो है इसका भी तापमान पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है वो देखिए। ये सतह है, और सतह के इस भाग को अगर हम दिन और रात की स्थिति में देखें, डे और नाइट की कंडीशन में, ये डे और ये नाइट, आपको पता है सोलर रेडिएशन जो है, सौर विकिरण, ये दिन में ही प्राप्त होती है, और रात को क्या होता है, सतह से जो पार्थिव विकिरण निकलती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, उससे धीरे धीरे सरफेस एरिया ठंडा हो जाता है, इसलिए रातें ठंडी होती है सामान्यतः। अब किसी स्थान पर अगर बादल है, मान लीजिए यहाँ बादल है, यहाँ पे भी बादल है, तो उस स्थिति में क्या होगा इस पर्टिकुलर क्षेत्र का। तो अगर हम देखें दिन के समय जब सोलर रेडिएशंस प्राप्त हो रही है, सौर विकिरण, तो सौर विकिरण का 90% ये बादल जो है ये रिफ्लेक्ट कर देंगे, 90% या 80%, तो 80-90% बादल वापस परावर्तित कर देते, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो इसीलिए सोलर रेडिएशन का बहुत कम भाग सतह तक पहुंचता है, पर जितना भी भाग सतह तक पहुंचता है उससे दिन भर में सतह थोड़ा गर्म हो जाती है, और दिन में जो सतह गर्म होती है उस हॉट सरफेस से या उस गर्म सतह से निकलती है रेडिएशन या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण। और जब पार्थिव विकिरण निकलती है, दिन में तो निकलती ही है,
और रात को भी निकलती हैं। और रात को जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है, पार्थिव विकिरण, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकली, तो पार्थिव विकिरण को भी ये बादल जो है ये ऊपर नहीं जाने देता, उसको वहीं पर ट्रैप कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए जहां पर भी बादल होता है वहां दिन में भी तापमान उच्च होता है, पर इतना उच्च नहीं होता, मतलब सर्वाधिक तापमान कभी बादल वाले क्षेत्र में नहीं रिकॉर्ड होगा। इसीलिए इक्वेटर वाले रीजन में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं होता है। कहाँ होगा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड? जहां पर बादल कम बनते हैं, जो कि है सब ट्रॉपिकल रीजन, STHPB वाला क्षेत्र, 30 डिग्री वाला क्षेत्र। तो इसीलिए जहां बादल होते हैं वहां सर्वोच्च तापमान भी नहीं होता, और रातें जो हैं वो भी इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती, क्योंकि बादल जो है अगर रात के समय होंगे तो ये पार्थिव विकिरण जो है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको वहीं ग्राउंड के पास, सतह के आसपास ही रखेंगे, हीट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देंगे, ऊपर तक जाने नहीं देंगे ऊष्मा को, और वहीं अगर ऊष्मा कैद रहेगी तो ये जो सतह के आसपास वाला भाग है ये बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। तो रात के समय और दिन के समय दोनों ही समय पर तापमान में इतना ज्यादा अंतर नहीं होगा। दिन में भी तापमान उच्च होगा पर सर्वोच्च नहीं होगा, और रात को तापमान इतना कम नहीं होगा। तो दिन और रात के टेम्परेचर में जो है वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं आता है। तो इसीलिए जहां पर बादल होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या वो रोकते हैं पार्थिव विकिरण को भी, और सूर्य से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है उसको भी। इसीलिए बादल वाले क्षेत्र में ना तो सर्वोच्च तापमान मिलता है, ना ही सबसे कम तापमान मिलेगा। तो इसीलिए लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर बादल वाले क्षेत्र में नहीं मिलता है। फिर है लैंडफॉर्म फीचर्स, धरातलीय विशेषताएं। धरातलीय विशेषताओं में अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनकी अलग अलग विशेषताओं की यहाँ बात हो रही है। जैसे कुछ सतह वाले भाग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बर्फ होती है, बर्फ से ढके क्षेत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ है, स्नो। और कुछ सतह वाले भाग ऐसे होते हैं जहां बालू मिट्टी होती है सतह पर, ये सतह है सरफेस, और यहाँ बालू मिट्टी है सरफेस के ऊपर, सपोज ये बालू मिट्टी। और कुछ सतह वाले भाग ऐसे होते हैं जहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जहां वनस्पति बहुत ज्यादा होती है। तो अलग अलग लैंडफॉर्म का नेचर या अलग अलग परिस्थितियां, विशेषताएं अलग अलग होती हैं। जो स्नो कवर्ड रीजन्स होते हैं, बर्फ से ढके क्षेत्र, वहां अगर सूर्य से सौर विकिरण प्राप्त हो रही है तो ये स्नो जो है, बर्फ, ये 90% सोलर रेडिएशन को क्या कर देगा? वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस परावर्तित कर देगा। तो 90% जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है। इसका मतलब सतह के इस भाग में कितना ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है सोलर रेडिएशन का, या सौर विकिरण जो है वो कितना अंदर तक पहुंच रही है? केवल 10%। तो जहां पर बर्फ होती है जिस क्षेत्र में, या बर्फ से ढका हुआ कोई सरफेस एरिया होता है, तो वहां ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बहुत कम होता है, सौर विकिरण का अवशोषण कम होता है, और ज्यादा क्या होता है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और अब्जॉर्प्शन कम होता है। तो ये तो हुई स्नो कवर्ड रीजन्स की बात। इसीलिए स्नो कवर्ड रीजन्स जो है वो इतने ज्यादा गर्म नहीं हो पाते। अब अगर ऐसे सतह की बात करें जहां सैंड है या बालू मिट्टी है, तो बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में जब सौर विकिरण प्राप्त हो रही है, सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, तो ये बालू मिट्टी जो है ये काफी आसानी से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इसीलिए बालू रेत वाले जो क्षेत्र हैं वहां बहुत उच्च तापमान देखने को मिलता है, क्योंकि वो दिन में सोलर रेडिएशंस को रिसीव करके बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। पर बालू की खास बात ये भी है कि रात को ये जल्दी से हीट को रिलीज कर देती है, ऊष्मा को मुक्त कर देती है। इसीलिए जहां बालू रेत होती है वहां दिन में तापमान बहुत उच्च होता है और रात को तापमान बहुत निम्न होता है। मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जैसे बालू का स्तूप वाले जो क्षेत्र होते हैं, सैंड ड्यून्स वाले रीजन जो होते हैं, जो कि होते हैं हॉट डेजर्ट्स, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात को बहुत ठंड पड़ती है। तो ऐसे बालू रेत वाले स्थान जो है वो जल्दी गर्म या ठंडे हो जाते हैं। जहां पर ये पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वनस्पति ज्यादा होती है, वहां अगर सोलर रेडिएशंस प्राप्त होंगी तो ये सोलर रेडिएशन जो है, सौर विकिरण, इसका उपयोग काफी ज्यादा मात्रा में ये पेड़ पौधे कर लेंगे। पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर जो नमी है वो नमी का इवेपोरेशन या वाष्पीकरण होने में ये सौर ऊर्जा उपयोग में ले ली जाएगी। इवन फोटोसिंथेसिस में ये सौर ऊर्जा उपयोग में ले ली जाएगी। इसीलिए वनस्पति से ढके जो क्षेत्र होते हैं वहां पे इतना ज्यादा तापमान देखने को नहीं मिलता।
इसीलिए अगर वेजिटेशन है कहीं पर तो वहां पे ठंडक देखने को मिलेगी, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होगा। तो इसीलिए धरातल की जो अलग अलग विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं के आधार पर पता चलता है कि तापमान वहां पे कितना होगा, अधिक होगा या कम होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो तापमान को प्रभावित करती है, बेसिक कारक हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक है अक्षांश, ऊंचाई, तट से दूरी, और ये वाले जो बाकी कारक हैं वो थोड़े गौण हैं, थोड़े माइनर फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली ये फैक्टर्स जो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने तापमान को, किस तरह से तापमान प्रभावित होता है विभिन्न कारकों से, वो देखा। किस तरह से वायुमंडल गर्म होता है उसको समझा। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम कुछ फैक्चुअल चीजें देखेंगे कि हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होगा वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब ताप विलोमता। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है वो कहाँ अधिक पाया जाता है, डायरनल और एनुअल टेम्परेचर वेरिएशंस जो है वो क्या होती हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको समझिए, इसको रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।